सर हमारे तो JF-17 थंडर ही मान नहीं थे। आप देखें कि आज़रबाईजान के बाद किर्गिस्तान के साथ डील लॉक हुई और अब आप ये देखें इस तैयारे की बात कर रहे हैं हम F-16 की, जो कि 29 ममालिक ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब अमेरिका ने इसकी अपग्रेडेशन के लिए अपने इंटरेस्ट का माली तौर पर इजहार किया है कि वो दिलचस्पी भी रखते हैं और वो इसे करेंगे भी। तो मुझे बताएं आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, अब होने क्या जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बड़ी अच्छी और खुशाइन डेवलपमेंट है जिससे हमारी जो F-16 का फ्लीट है वो न सिर्फ ये कि मज़ीद अपग्रेड होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो डिफेंस है और एयर पावर की जो एप्लीकेशन है उसमें हमें एक बूस्ट मिलेगा। मैं आपके नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरह के F-16 तैयारे हैं। एक वो बैच है जो हमने 1982 ऑनवर्ड लिया, ये F-16A और B मॉडल्स थे और वो अपने ज़माने के बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, यानी उस वक्त उसको बहुत सारी एयर फोर्सेस के अलावा खुद यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स भी यूज़ कर रही थी अपने F-14 और F-15 फ्लीट के साथ। और हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने इसको सोवियट्स के अगेंस्ट जो हमारी वॉर थी, जब वो उन्होंने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन की हुई थी, तो उनके साथ हमने इसमें से बहुत सारी कॉम्बैट्स की और बहुत सारे उनके जहाज़ गिराए भी। और फिर हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस इससे रखा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्शन देने में F-16 को हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। फिर दूसरा जो हमारे पास बैच आया वो पोस्ट 9/11, वो ब्लॉक 52 है जो निस्बतन बहुत अपग्रेडेड और अच्छे जहाज़ हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है एविएशन और एवियोनिक्स की कि ये अपनी सर्विस के दौरान अपनी लाइफ जो है उसको पूरा करने से पहले ही ये ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक मार्केट में उससे बेहतर इक्विपमेंट जो है वो आ चुका होता है। तो हमने ये किया, हमारे जो पहले 80s वाले F-16 थे उनकी हमने मिड लाइफ अपग्रेडेशन की, एक प्रोग्राम रन किया हमने MLU प्रोजेक्ट, जिसमें हमने उन तमाम जहाज़ों को हमने अपग्रेड किया, उनकी एवियोनिक्स, उनके मिसाइल्स, उनके रेडार्स की रेंजेस और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए और उससे वो हमारी सर्विस में उनकी कैपेबिलिटी जो है वो बरकरार रही। अब इसी तरह जो ब्लॉक 52 हैं, अब ये जो जहाज़ हैं ये आप ये देखिए कि पिछले 30 सालों में जो है ना मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंजेस 12-13 मील से 12-13 नॉटिकल माइल से जो है ना बढ़ के अब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के BVRs आ गए हैं। हमने अभी रिसेंट वॉर में देखा कि हमारी कितनी ज़बरदस्त BVR शॉट्स थी जिसमें हमने राफेल भी गिराए। तो अब जब ये अपग्रेडेशन होंगी तो इनके मिसाइल सिस्टम्स की रेंजेस बेहतर हो जाएंगी, इनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, यानी इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स लग सकेंगे या अपग्रेड हो जाएंगे उनके सॉफ्टवेयर्स कि वो जो कंटेम्प्रेरी और अगले 15-20 सालों में आने वाली जो थ्रेट एनवायरनमेंट है जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जिस तरह हमारे JF-17 ने J-10Cs ने परफॉर्म किया, ये भी बिल्कुल उनके शाना बेशाना जो है ना अपना काम कर सकेंगे और बड़े अच्छे। तो ये आप ये समझिए कि ये हमें इस जो हमें ये एक पैकेज मिल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो इस पैकेज के बाद ये आप ये समझिए कि ये इतने ही जहाज हमने नए इंडक्ट कर दिए। अच्छा, यानी वो जो आप सर आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं एजाज महमूद मलिक साहब, बात बहुत दिलचस्प है। अगर माजी की बात करें और हम इन्हीं तैयारों की बात करें तो इनकी रेंज कितनी थी? दैट वाज 70 किलोमीटर्स, मगर आप देखें कि PL-15 जिसका इस्तेमाल किया गया JF-17 में, उसकी रेंज 200 किलोमीटर्स है। और अगर इसको अपग्रेड किया जाता है तो फिर 70 किलोमीटर को कहां तक लेके जाया जा सकेगा? इसमें कितने और किलोमीटर्स का इजाफा हो सकता है?
देखिए जी, वो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, और ये बातें चूंकि इंतहाई हसास और ऑपरेशनल नेचर की हैं, तो मैं सिर्फ एक मोटी बात ये करूंगा बट कि ये बहुत ज्यादा यानी कई गुना हो जाएगी। मैं समझ गई आपकी बात किलोमीटर होगी, सर, मैं सेंसिटिविटी भी समझ गई। छोटी सी जी नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो कैपेबिलिटी है ना, इसको हम अपनी एयरफोर्स की या एयर कॉम्बैट की जुबान में इसको हम कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी, कि दो अगर दुश्मन हवा में है ना तो उनमें से किसके रेंजेस ज्यादा है और वो जो पहले गिराने की, यानी आप ये समझें कि एक दो बॉक्सर हैं रिंग में, एक के जो है ना बाजू की रीच अगर 2 फुट है और दूसरे की 1.5 फुट है। आप बात बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर भारत को यही पता चल जाता कि 50 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान उनसे बेहतर है तो वो अपने सारे के सारे राफेल बचा चुके होते, लेकिन ऐसा हो ना सका। आपने मेरी बात, आपने मेरे मुंह की बात कर ली और आपने। मैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। सर, आप मुझे बताएं, पाक भारत जंग के बाद होता क्या है कि इंटरेस्ट लेता है भारत के अमेरिका से कोई डिफेंस डील कर ले, कोई जंगी तैयारे खरीद ले, लेकिन होता ये है कि राजनाथ भी अमेरिका का दौरा मंसूख कर देते हैं। तो क्या वजूहात हैं? क्या अमेरिका और भारत में भी कोई डील हो सकती है? जी हाँ, देखें, एक तो पहले चीज ये डील हो, जो हमें पैकेज मिल रहा है, तो ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो हमारी जो जहाज़ों की लाइफ है 2040 तक बढ़ जाएगी। सो दे विल ऑपरेशनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और सेकंड, जो अभी ये विजिट की आपने बात की, देखें उसमें बहुत सारे वजूहात है। एक तो टैरिफ का अभी तक इशू सेटल नहीं हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज, 50% है, एक तो वो मसला है। सेकंड ये है कि अभी पुतिन साहब अभी आके चले गए हैं इंडिया, तो वो सिंबॉलिक भी था, और उस आल्दो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, कोई डील साइन नहीं हुए, लेकिन एक मैसेजिंग उन्होंने, इंडिया ने कोशिश की तो अमेरिका को दिखाने के लिए कि रशिया के साथ ताल्लुकात, तो अमेरिका को भी रियलाइजेशन है कि ये हमें ये दिखाना चाहते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टू कंट्रीज। जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी से बातें जब स्टार्ट की हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो टॉन्ट करता है, इंसल्टिंग है ऑलमोस्ट है इंडिया के लिए, और हेड ऑन उनको ले रहा है। और अभी रिसेंटली देखिए 2 या 3 दिन पहले व्हाइट हाउस में इंडिया के, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेज किया था कि वाई वी आर डंपिंग इंडियन राइस, और वो ये कहते हैं कि इंडियन राइस जो है बड़ा चीप है वहाँ पे, तो लोकल जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। और इतने मतलब क्वांटिटी में वो चावल आ रहे हैं बासमती, तो वो कहते हैं कि उनके वो उससे ज़्यादा है, वो डंप हो रहा है। सो उस पर भी क्वेश्चन रेज हुए हैं। और इसके अलावा ये देखें कि जो आप ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं कह सकता है वो इनके दरमियान भी चल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहात है, डेट्स वाई, क्योंकि इनकी कंक्लूड कोई चीज़ होनी नहीं थी, और डेट्स वाई राजनाथ सिंह को ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल गई थी और इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए हैं। तो आप समझ लें कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है और दूसरा टैरिफ के इश्यूज भी हैं, और इसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सके और फिर चीज़ें भी कोई कंक्लूड नहीं होनी थी। हाँ जी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इत्तफाक करते हैं ब्रिगेडियर साहब की बात से? मुनीसे, क्यों नहीं इत्तफाक करना पड़ेगा। अब हर एयरफोर्स और पाक फौज वाले से इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने माथे से सिंदूर उड़ा दिया है भारत का, और वो अब बेवा की तरह भारत के मुख्तलिफ शहरों में वो बेवा औरत की तरह फिर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो आप गुफ्तगू फरमा रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो F-16 तैयारों की है, जो 68.6 करोड़ डॉलर के पैकेज की मंजूरी मिल गई है, अपग्रेडेशन पैकेज। ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत हम इसका खैर मकदम करते हैं, और भारत के लिए ये मैं समझता हूँ खतरे की एक घंटी बज गई है। आप देखें ना कि गुज़श्ता 50 सालों में अगर आप गौर करें तो 4600 से ज़ायद F-16 तैयारे बन चुके हैं, और 24 मुल्कों की फ़ज़ाइया में ये F-16 तैयारा शामिल है। यानी कि F-16 तैयारा, ये जो डॉग फाइट होती है, इसका ये चैंपियन कहलाता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो फेवरेट तैयारा है इसमें भी शामिल है, और तकरीबन 85 के करीब ये तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम तौर पर जो मजमूई तासर मिलता है ना कि पाकिस्तान F-16 तैयारे जो है
وہ جنگی مقاصد یا کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تو ہمارا کوئی اس طرح کا کوارڈینیشن امریکہ سے چل رہا ہے کہ ہم بھارت پر حملہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی نندن کا جو طیارہ گرا تھا میک 21 طیارہ وہ F-16 نے گرایا تھا. میں مسعود احمد خان صاحب سے سوال لینا چاہ رہی ہوں. افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں افغان علماء اور مشائخ نے کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا. اور اب آپ دیکھیں اگر وہاں کے علماء اور مشائخ اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں تو پھر ان کی انتظامیہ ان کی گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہے؟ یہ میرا خیال میں دیکھیں پریمپٹ کیا ہے انہوں نے, اور دیکھیں گورنمنٹ نے خود ہی یہ کروایا ہے. بیسیکلی ان کو ابھی خدشہ ہے کہ اب پاکستان چھوڑے گا نہیں, اب پاکستان ول گو فار اے کلین اپ آپریشن. تو اس لیے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے کہ جسچر دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ اس میں واضح طور پہ دیکھیں اس میں جو بات چیت کی گئی, انہوں نے کہا, اس نے پہلے یہ کہا ہے اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے پورے افغانستان کی جو قوم ہے وہ متحد ہوگی, ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. سو وہ بھی میسج ہمیں دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی, دیکھیں یہ نئی چیز کوئی نہیں کی انہوں نے اس میں جو لوگ جمع تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے پہلے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ جہاں جا کے افغانستان لڑتے ہیں تو وہ کوئی جہاد نہیں ہے, سو اٹ از اے, آپ سمجھ لیں کہ ایک پری ایمپٹ کیا ہے. ان کو ایک خدشہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جواب آئے گا. اور دیکھیں نا کہ جو ہم کہہ رہے تو اس کو فزیکلی کر کے دکھائے نا, آن گراؤنڈ ڈسمینٹل کریں اور ایک آفیشیلی بھی آپ کریں. تو ابھی متقین نے کہا کہ ہم انڈوز کرتے ہیں ان کو, لیکن ہماری ڈیمانڈز تو یہ ہے نا کہ جو سیف ہیون سے جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کریں آپ ان کو روکیں اور ان کو ڈسمینٹل کریں اور یہ بتائیں کہ یہ یوز نہیں ہوگا. وہاں پہ تو کرنے کو تیار نہیں, بس اسٹل دے آر یوزنگ. اور لیکن دیکھیں جس طریقے سے ابھی اندر سے بھی جو فریکچر نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے نظر ایلائس والے دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک ایران کے اندر بات چیت چل رہی ہے اور مختلف ابھی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے بٹوین دی وار لارڈ جو نادرن ایلائز کے تھے. وہ ایک گریٹ گیم کی ایک شروعات ایک دوبارہ ہوئی ہے افغانستان کے اندر. لیکن یہ ہے کہ سٹل ہمیں جو ہے نا یہ گولی دینے کی کوشش کی ہے. ہم کوئی آپٹیمیسٹک نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, اور ان سے ہم نے خیر کی توقع نہیں ہے. اور ان کا یہی ہے کہ یا تو فزیکلی کر کے دکھائیں اکارڈنگلی, دین ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھا. ریئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب, بات یہ ہے کہ جب یہ وقت آپ دیکھیں پوری دنیا, خواہ وہ امریکہ ہو, چین ہو, رشیا ہو, وہ سب اگر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو افغانستان کس غلط فہمی میں بیٹھا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ پیغام بھی افغانستان کی سرزمین سے ہی آ رہا ہے.